हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे आज टॉपिक फर्स्ट एड के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड फर्स्ट एड इन केस ऑफ ड्राउनिंग, बर्निंग, वॉमिटिंग, डायरिया, बाइट्स एंड वुंड्स। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज फर्स्ट एड। First aid is the immediate care given to a person who has been injured or ill before medical help arrives. It is a temporary measure that is designed to first aid क्या है, सबसे कीवर्ड क्या है इसमें, immediate। फर्स्ट यानी कि जो सबसे पहले आए, जो immediately आए। तो immediate केयर जो एक इंसान को दी जाती है जब तक कोई मेडिकल हेल्प उसे नहीं मिलती है। ये इमीडिएट केयर क्यों दी जाती है, उसके लिए तीन पीस होते हैं। प्रिजर्व लाइफ, किसी की जिंदगी बचाने के लिए। प्रिवेंट फर्दर हार्म और इंजरी, ताकि जो अगर चोट लगी या कुछ तो उससे फर्दर हार्म ना हो। प्रमोट रिकवरी, ताकि जल्दी से वो इंसान रिकवर कर सके। फर्स्ट एड कैन इंक्लूड अ रेंज ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स सच एज, इसमें बहुत सी टेक्निक्स और प्रोसीजर्स आ सकते हैं, जैसे कि वूंड क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग, अप्लाइंग बैंडेजेस और स्प्लिंट्स, एडमिनिस्ट्रिंग सीपीआर जिसको कार्डियो पुल्मोनरी रिससिटेशन भी बोलते हैं, यूजिंग एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, प्रोवाइडिंग बेसिक केयर फॉर बर्न्स, फ्रैक्चर्स एंड अदर इंजरीज। या फिर अगर शॉक, स्ट्रोक और सीजर्स हो, उस केस में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती है, वो सारी चीज़ें फर्स्ट एड में आती हैं। तो प्राइमरी गोल क्या है फर्स्ट एड का, कि लाइफ को सेव करना है, कोई फर्दर इंजरी या डिसेबिलिटी नहीं होने देनी है, रिलीफ उस इंसान को लगे ऐसा करना है, स्टेबलाइज करना है पेशेंट को, क्योंकि जब हम पैनिक करते हैं तब सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो इसीलिए उस इंसान को स्टेबलाइज करना है, ताकि जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती है वो ज़्यादा पैनिक ना करे। We should never forget that first aid is not a substitute for medical care, कि ये सब्सटीट्यूट नहीं है कि आपने फर्स्ट एड दे दिया और बंदे थोड़ा सिचुएशन ठीक होगी तो आप उसे डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जा रहे हैं। तो ये सब्सटीट्यूट नहीं है मेडिकल केयर का, बट रेदर अ वाइटल स्टेप इन द चेन ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल स्टेप है, क्योंकि सबसे पहले उस इंसान को स्टेबल करना ज़रूरी है ताकि फर्दर बीमारी आगे ना बढ़ जाए। If you are faced with a medical emergency, always call for professional help as soon as possible. अगर आपको लगता है कि ये इमरजेंसी का केस है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, फर्स्ट एड के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, की फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बैंडेजेस एंड वूंड केयर होते हैं, जैसे कि असॉर्टेड बैंडेड्स होती हैं, गॉज पैड्स एंड रोल्स होते हैं, मेडिकल टेप होती है, सीजर्स होते हैं। वुंड क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग के लिए एंटीसेप्टिक वाइप्स होती हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम होती है, पेन रिलीफ एंड एंटीहिस्टामिन्स होते हैं, एस्टामिनोफेन होता है, आइबुप्रोफेन होता है, बेनहेड्रिल होता है। ब्लिस्टर एंड बर्न केयर के लिए, यानी कि जो जो मेजर चीज़ें हो सकती हैं जहाँ फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है, उनसे रिलेटेड जो भी क्रीम्स वगैरह या दवाइयाँ आपको याद रहती हैं या ध्यान में रहती हैं, वो सारी आपको लिखनी है। तो ब्लिस्टर एंड बर्न केयर में एलोवेरा जेल हो सकता है, बर्न क्रीम हो सकती है, मॉलस्किन हो सकता है। जनरल मेडिकल में जैसे कि मेडिकल ग्लव्स, सीपीआर मास्क, आई वॉश सॉल्यूशन, ट्विजर्स, थर्मामीटर, फ्लैश लाइट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। Always remember to check the expiration dates of any medications and supplies and replace them as needed. हमेशा डेट्स की एक्सपायरी डेट देखते रहना, मतलब दवाइयों की एक्सपायरी डेट देखते रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सपायरी डेट की दवाई खा लेते हैं, मतलब कोई खा लेता है तो उसकी वजह से भी काफ़ी कंडीशन जो है वो वर्स हो जाती है। तो वो चीज़ डेट ज़रूर देखते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। It is also important to customize first aid box to meet the specific needs of household, workplace और community. जहाँ के लिए भी वो फर्स्ट एड बॉक्स बनाया गया है उस हिसाब की चीज़ें उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी गार्डनर का या जो हमेशा जंगलों में काम करता है, तो उसके पास इनके स्नेक बाइट हो जाए या कुछ हो जाए, कोई चीज़ मच्छर या ऐसी चीज़ काट ले, तो उस केस में क्या फर्स्ट एड हो, तो उसके फर्स्ट एड बॉक्स में वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अब घर में है तो घर में जैसे खाना बनाते हुए या किसी कुछ भी ऐसा काम करते हुए हाथ जल सकता है, कट सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है, तो वैसे चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। तो लोकेशन के हिसाब से किस कहाँ के लिए वो बनाया जा रहा है फर्स्ट एड बॉक्स, उस हिसाब से चीज़ें इसमें कस्टमाइज हो सकती हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड कितने तरीके के होते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट फर्स्ट एड होता है, यानी कि जो बेसिक जिसको एबीसी बोलते हैं, कि जब तक मेडिकल प्रोफेशनल्स की हेल्प नहीं आ जाती तो आपको बेसिक, जिसके लिए मतलब जिसके बिना इंसान का काम ही नहीं चल सकता, तो उसमें आ जाते हैं एबीसी। एयरवे, यानी कि इंश्योर करना कि एयरवे क्लियर हो, जो हेड और नेक है उसे न्यूट्रल पोजीशन में रखना। तो कोई भी जैसे वॉमिट वगैरह हो रही है तो वो करवाना है इंसान को। और बी से होता है ब्रीथिंग, यानी कि एडिक्वेट वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन हो।
और सीपीआर की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोवाइड करना, सर्कुलेशन की ब्लड सर्कुलेशन वगैरह नॉर्मल हो, चेस्ट को कंप्रेस करना, तो ये सारा बेसिक लाइफ सपोर्ट में आता है। ट्रॉमा फर्स्ट एड आ जाता है कि जब द दिस टाइप ऑफ फर्स्ट एड डील्स विद द इंजरीज सस्टेन फ्रॉम एक्सीडेंट्स, वायलेंस और अदर ट्रोमेटिक इवेंट्स, यानी कि जब ट्रोमेटिक इवेंट से ब्लीडिंग ये वो सारी चीज़ें हो, तो उस केस में जो हेल्प दी जाती है उसे ट्रॉमा फर्स्ट एड बोलते हैं, यानी इमीडिएट हेल्प जो दी जाती है। मेडिकल फर्स्ट एड, दिस टाइप ऑफ फर्स्ट एड फोकसेस ऑन ट्रीटिंग मेडिकल इमरजेंसी, जैसे इन केस हार्ट अटैक हो जाए तो आपको क्या फर्स्ट एड देना है, स्ट्रोक पड़ जाए या फिर सीजर्स हो जाए या फिर डायबिटिक इमरजेंसी हो जाए, तो उस केस में आपको क्या हेल्प देनी है वो चीज़ इसमें आती है। पीडियाट्रिक फर्स्ट एड जो कि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए होते हैं कि उनकी जो नीड्स होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से भी फर्स्ट एड दी जाती है। विल्डरनेस फर्स्ट एड उन एरियाज में दी जाती है जहाँ पे जो रिमोट एरियाज होते हैं, जहाँ पर मेडिकल हेल्प पहुँचने में देर हो जाती है, तो वहाँ पर हम वैसे सिर्फ जैसे किसी को चोट लगी है तो सिर्फ हम उसके हाथ को पकड़ के नहीं बैठ सकते कि जब हेल्प आएगी तब करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़े एक दो स्टेप्स ज़्यादा लेने होंगे। तो उस केसेस में क्या होता है कि मेडिकल हेल्प जब देर से मिलनी हो। स्पोर्ट्स फर्स्ट एड, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह खेलते वक्त जो चोट लग जाए, जैसे स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स, फ्रैक्चर्स, उन केसेस में जो हेल्प दी जाती है दैट इज नोन एज स्पोर्ट्स फर्स्ट एड। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड आते हैं, द टाइप ऑफ फर्स्ट एड फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस मेंटल हेल्थ क्राइसिस, जैसे कभी कभी जिसको मेंटल हेल्थ क्राइसिस होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, या फिर अचानक से अगर उसे कुछ इशू हो जाता है, तो उस केस में जो हेल्प दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती हैं, उसे मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड बोला जाता है। डिजास्टर फर्स्ट एड, जो कि लार्ज स्केल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक हो जाए तो कैसे लोगों की मदद करनी है, ऐसा नहीं है कि कोई दब गया है किसी चीज़ के नीचे तो उसको ऐसे खींच देना तो उसे और ज़्यादा चोट लग सकती है, पहले उसके ऊपर जो मलबा गिर गया या कुछ हुआ उसको हटाना है, फिर आराम से उस इंसान को निकालना है। तो ऐसी चीज़ें जो है डिजास्टर फर्स्ट एड में आती है, जैसे हरिकेन, फ्लड्स वगैरह ये होते हैं, तो किस तरीके से इंसानों को बचाना है। और जो मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड है उसमें जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसे लोगों के साइंस को समझना है और फिर उनकी मदद करनी है। एनवायरमेंटल फर्स्ट एड जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होती है, जैसे किसी को हीट स्ट्रोक लग जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो हीट स्ट्रोक एंड हाइपोथर्मिया, कूलिंग और वार्मिंग द पर्सन एंड मॉनिटरिंग देयर कंडीशन के जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जैसे किसी की बॉडी जो है बहुत ठंडी पड़ जाती है, तो उसकी बॉडी को कैसे वार्म करना है, या फिर अगर फीवर वगैरह आ जाता है या कुछ, तो किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उस केस में कैसे फर्स्ट एड देना है। कॉमन इलनेस या पॉइजनिंग के केस में, जैसे कि जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उस केस में किसी को पता ही नहीं था कि फर्स्ट एड क्या देना है इसमें, अगर ऐसा पता होता तो शायद कुछ लोगों की ज़िंदगी बच जाती, तो वो चीज़ है। कॉमन इलनेस फर्स्ट एड, जैसे कि डायबिटिक इमरजेंसीज, किसी का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसको चक्कर आ जाता है और वो इंसान गिर जाता है, तो क्या फटाफट से चीनी खिलाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंसान को पता होनी चाहिए कि क्या करने से उस इंसान की हेल्प हो सकती है। अस्थमा अटैक्स के असिस्टिंग विद इनहेलर यूज एंड मॉनिटरिंग ब्रीथिंग, अब किसी को अस्थमा अटैक आ गया है तो उसके पास इनहेलर होता है लेकिन उस वक्त वो खुद उसका यूज नहीं कर पाता है, तो अगर आसपास के लोगों को पता होगा तो वो उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। These categories often overlap and first aid training typically covers a combination of these types to prepare individuals for various emergencies. तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट केसेस में फर्स्ट एड किस तरीके से काम करता है। फॉर ड्राउनिंग, अगर आप डूब रहे हो, मतलब यानी कि कोई डूब रहा है, तो उस केस में क्या फर्स्ट एड आप दे सकते हो। It involves several steps to help a person who has been submerged in water and is experiencing respiratory distress or cardiac arrest. अगर कोई डूब रहा होता है और आप उसे बचाते हो तो एक तो उसकी जो सांसें हैं वो रुक जाती हैं या फिर उसे हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं, तो इस केस में आप कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो लोकल इमरजेंसी नंबर पर आप इमीडिएटली कॉल करेंगे कि उस इंसान को हेल्प मिल सके। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, पर्सन को पानी से केयरफुली रिमूव करेंगे। फिर चेक करेंगे एयरवेज ब्रीथिंग, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चेक एबीसी, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। उसके लिए क्या होगा कि पोजीशन द पर्सन ऑन देयर बैक एंड चेक की जो अच्छे से उन्हें सांस आ रही है, सर्कुलेशन अच्छे से हो रही है, वो कैसे चेक करना है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर उस इंसान को सीपीआर देना है अगर आपको लगता है, जो कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। तो सीपीआर कैसे देते हैं, 30 कंप्रेशंस एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट, और उसके बाद 2 बार सांस देनी है हर 30 कॉम्प्रेशंस के बाद। फिर अगर आपके पास ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर है तो उस डिवाइस का यूज़ करना है, और अगर आप ट्रेंड हो ऑक्सीजन देने में तो आप जो वॉल्व वेल्व बैक वाल्व मैस्क डिवाइस है उससे भी आप ऑक्सीजन दे सकते हो। और जब तक इमरजेंसी हेल्प नहीं आ जाती है तब तक आपको उस इंसान के साथ रहना चाहिए। और इन केस हाइपोथर्मिक है, उसका बॉडी टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो उस इंसान को वार्म ब्लैंकेट में कवर भी करना चाहिए और वार्म कंप्रेसेस देने चाहिए।
और इनके स्पाइनल इंजरी ना हो जाए, इसलिए अब पता नहीं है जब वो गिरा है तो किस तरीके से गिरा है, कोई इंजरी तो नहीं हुई है, तो उसके हेड और नेक और बैक को स्टेबलाइज करके रखना है। Always remember prompt action and proper technique are crucial when providing first aid for drowning. If you are not certified in CPR or first aid, follow any instruction provided by emergency medical dispatchers. तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से सीपीआर वगैरह दी जाए, जिससे क्या होगा कि उस इंसान के रिवाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, इन केस बर्न्स हो जाते हैं, जल जाता है, तो उस केस में क्या फर्स्ट एड होते हैं। तो बर्न्स तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। तो माइनर बर्न्स के लिए क्या होता है कि ठंडे पानी के नीचे आप जो भी पोर्शन चला है उसको रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ ज्वेलरी वगैरह या कुछ कपड़े वगैरह है तो उसको आराम से रिमूव करना है, क्योंकि वो उस जली हुई जगह के साथ चिपक सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाना है, एलोवेरा या फिर सल्फरडाइजीन, ताकि उससे जो है थोड़ा आराम मिलेगा। फिर उसके बाद उस बर्न को कवर कर देना है विद स्टेरलाइज बैंडेज, और वो स्टिकी वाली बैंडेज नहीं लगानी, उससे क्या होगा कि जब उसे निकाला जाएगा तो वो स्किन उखड़ जाएगी। तो स्टेरलाइज करके दूसरी वाली बैंडेज लगानी है और ड्रेसिंग करनी है प्रॉपर। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न के लिए कूल करना है एरिया को इमीडिएटली ठंडे पानी में 10 से 15 मिनट। लिक और ब्रिस्टल्स वगैरह को ब्रेक नहीं करना है, एज से वूंड जो है और ज़्यादा वर्स हो सकता है। लेकिन अगर थर्ड डिग्री बर्न हुआ है, जैसे इस तरीके से होता है थर्ड डिग्री बर्न, जब स्किन बहुत अंदर तक जल जाती है, तो जब थर्ड डिग्री बर्न होता है तो कुछ भी नहीं लगाना उस पर, फटाफट जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की मदद लेनी है। एज ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बॉडी का बहुत ज़्यादा पार्ट जो होता है वो इफेक्ट होता है। If there is clothing on the burn, do not remove it, as this may also remove skin, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जला हुआ चल गया, तो वो कपड़ा भी उसके साथ जा सकता है, तो मतलब उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, जल्द से जल्द डॉक्टर की हेल्प लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है इन्फेक्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो स्किन जो होती है बहुत अंदर तक जल जाती है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ एपिडर्मिस जलता है, सेकेंड डिग्री बर्न में डर्मिस, और थर्ड में तो पूरा अंदर तक यानी कि हाइपोडर्मिस तक जो है हाथ जल जाता है। तो जनरल बर्न केयर क्या होती है, ब्रिस्टल्स को ब्रेक नहीं करना है, आइस लगानी है उनके ऊपर, जैसे अगर वो उखाड़ते रहते हैं उसे तो वो स्किन बन नहीं पाती है। हार्श और एब्रेसिव क्लींजर्स नहीं लगाने हैं, पेन रिलीफ मेडिकेशन लेनी है मेडिकल हेल्प से। मॉनिटर्स फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड सीक मेडिकल अटेंशन इफ नेसेसरी। फर्स्ट एड फॉर वॉमिटिंग के लिए क्या है कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो उस केस में आपको क्या करना है, सिचुएशन को सबसे पहले तो उस इंसान को काम करने की कोशिश करनी है कि पैनिक ना करो, हो जाओगे ठीक। फिर उसके बाद उसे सीधा बिठाना है, ताकि जो वॉमिट करते हो वो लंग्स की तरफ ना चले जाए वो वॉमिट, जिससे लंग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ना हो, इसलिए उसे सीधा बिठाना है। अगर उसके आसपास कोई ऐसे कांच की चीज़ या कुछ पड़ी है, क्योंकि उस वक्त पता नहीं चलता है इंसान को, तो उसका हाथ लग सकता है, तो वो चीज़ें रिमूव करनी है। अगर उसने बहुत टाइट कपड़े पहन रखे हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर किसी को घबराहट हो रही होती है तो वॉमिट हो रही होती है तो इसको थोड़ी हवा दो, और अगर टाइट कपड़े पहने होते हैं तो वो शर्ट के बटन वगैरह थोड़ा खुलवा देते हैं, तो रिमूव कर दे, लूजन कर देने हैं क्लोथ्स। यानी कि अगर जैसे हजार्डस एरिया है वो, हजार्डस एरिया यानी कि हजार्डस कोई चीज़ पड़ी है, चाकू या फिर कांच की चीज़, तो वो हटा देनी है और क्लोथ जो है वो लूज कर देने हैं। फिर पानी देना है उस इंसान को, ऑफर स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर टू हेल्प रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर उस इंसान को एनकरेज करना है कि वो थोड़ा रेस्ट करे और स्ट्रेनस एक्टिविटीज यानी कि जिससे थकावट हो ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे। मॉनिटर फॉर डिहाइड्रेशन, चेक करना है कि कोई डिहाइड्रेशन के साइन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यास तो नहीं लग रही, यूरिन जो है वो ज़्यादा डार्क येलो ऐसा तो नहीं आ रहा है, या फिर यूरिन बहुत कम तो नहीं आ रहा है, या फिर चक्कर जैसे तो नहीं आ रही है, या हेडेक तो नहीं हो रहा है। और फिर अगर लगता है कि 2 दिन से ज़्यादा वॉमिट हो रही है, या फिर खून आ रहा है, वॉमिट में ब्लड आ रहा है, या फिर साथ में फीवर भी आ रहा है और डिहाइड्रेशन के साइन भी है, और एब्डोमिनल पेन भी है या क्रैम्प्स भी पड़ रहे हैं, या फिर तो उस केस में क्या करना चाहिए कि हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। एडिशनल टिप्स ये हैं कि उस इंसान को 1 घंटे तक कुछ भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। एंटासिड्स, एंटी डायरल ड्रग्स जब तक डॉक्टर नहीं बोलते हैं तब तक नहीं देनी चाहिए। और अगर पर्सन अनकॉन्शियस और सीजर्स भी हो रहे हैं तब तो इमरजेंसी हेल्प यानी कि एम्बुलेंस को आपको फटाफट कॉल करना चाहिए। डायरिया के केस में क्या फर्स्ट एड होते हैं, डायरिया में क्या होता है कि जब लूज मोशन, गैस, वॉमिटिंग ये सारी चीज़ें एक साथ होने लगती है तो उसको डायरिया बोलते हैं। तो ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर डायरिया के केस में क्या है कि आपको सबसे पहले तो उस इंसान को हाइड्रेटेड रखना है, उस इंसान को इनकरेज करना है कि बहुत सारा पानी पिए ताकि पानी की कमी ना हो जाए। पानी देना उसे पीने के लिए, क्लियर वर्ड्स, हल्का खाना देना है खाने के लिए, जैसे कि खिचड़ी होगी, हैवी खाना नहीं खाना है। इलेक्ट्रोलाइट रिच बेवरेजेस देने हैं। फिर कैफिनेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेने से अवॉइड करना है, जैसे ये कोको कोला वगैरह, ये सारी उस वक्त हार्मफुल होती है, तो ये सारी नहीं पीनी है। उस इंसान को एनकरेज करना है कि वो रेस्ट करे और कोई भी थकावट वाली एक्टिविटी ना करे। ब्लैंड डाइट खानी, यानी कि प्लेन चीज़ें खानी है, बनाना हो गया, राइस हो गए,
टोस्ट हो गया, स्पाइसी, फैटी और हाई फाइबर फूड्स नहीं खाने चाहिए। फिर उसके बाद एंटी डायरियल मेडिकेशंस लाइक बिस्मिथ, सबसैलिसाइड और ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे हम सिम्टम्स को थोड़ा रोक सकते हैं, मतलब यानी कि बीमारी को थोड़ा कम कर सकते हैं। हाउएवर ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड कंसल्ट मेडिकल प्रोफेशनल बिफोर गिविंग मेडिकेशन, मतलब हमें डॉक्टर से पूछ ही लेना चाहिए कोई भी मेडिसिन देने से पहले, एटलीस्ट कॉल पे तो पूछ सकते हैं जब तक जा नहीं पा रहे हैं। और डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग रही है, या जो चीज़ें हमने पहले भी बात करी थी। अगर पर्सन को 3 दिन से ज़्यादा डायरिया हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या ब्लडी स्टूल्स हो रहे हैं यानी कि खून भी आ रहा है अगर आपको जैसे, तो फिर स्टूल में तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फीवर आ रहा है साथ में, या फिर डिहाइड्रेशन के साइन है, या वॉमिटिंग भी हो रही है लगातार, तो वो सारी चीज़ें भी आप डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। एडिशनल टिप्स ये होती है इसमें कि अच्छी हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि उस इंसान की वॉमिट वगैरह से दूसरों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस दौरान फूड वगैरह शेयर नहीं करना है दूसरों के साथ, और अपने हाथ जो है पानी और साबुन से निरंतर धोते रहना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर बाइट्स हो सकते हैं, जैसे अब इंसेक्ट बाइट्स भी हो सकती है, एनिमल बाइट्स भी हो सकती है, स्नेक बाइट्स भी हो सकती है और स्पाइडर बाइट्स भी हो सकती है। तो अगर मस्किटो वी या वास्प वगैरह ने काटा तो उस केस में ज़्यादा कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर तो उनका डंक कभी भी है तो उसको निकाल देना चाहिए, उस एरिया को साबुन से धो देना चाहिए, फिर उसके बाद उस पे आइस पैक लगा देना चाहिए, और फिर उसके बाद एलिवेट द अफेक्टेड एरिया, कि जहाँ पर काटा है उस एरिया को हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर रखना है ताकि उसमें सूजन वगैरह ना आ जाए। फिर उसके बाद अप्लाई अ कोल्ड कॉम्प्रेस और आइस पैक, ये उससे पहले करना है। फिर उसके बाद एंटी हिस्टामिन्स ले सकते हैं अगर इचिंग और स्वेलिंग हो रही है। एनिमल बाइट्स इन केस डॉग, कैट ये सारे काट देते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है कि पहले तो ब्लीडिंग को रोकना है, क्योंकि इस केस में ब्लीडिंग हो सकती है प्रेशर लगा के। फिर उस एरिया को अच्छे से साबुन और पानी से धोना है, फिर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी है उसमें, और फिर उस एरिया को कवर कर देना है। और क्योंकि एनिमल बाइट इन्फेक्शियस हो सकती है और रेबिस हो सकता है, तो डॉक्टर के पास जाके जो इंजेक्शंस लगते हैं वो ज़रूर लगवाने चाहिए। स्नेक बाइट के उसमें सबसे पहले तो इंसान को काम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब पैनिक करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। आसपास जो भी कंस्ट्रक्टिंग आइटम्स हैं उन्हें हटा देना चाहिए। फिर कीप द अफेक्टेड लिम्ब बिलो हार्ट लेवल से नीचे रखना है। और अगर आपको नहीं आता तो जहर को सक करने की कोशिश नहीं करनी है, बैंडेज अप्लाई कर देना, वहाँ पे ये टाइट क्लोथ बांध देना है ताकि जो जहर है वो फैले ना जहाँ पर भी काटा गया है। और फिर उसके बाद इमिडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। स्पाइडर बाइट के केस में क्या होता है, क्लीन करना है बाइट को विद सोप एंड वाटर, फिर उसके बाद आइस पैक लगाना है, फिर एलिवेट करना है अफेक्टेड एरिया को, फिर एंटी हिस्टामिन्स ले सकते हैं। और अगर फिर भी कंडीशंस जो है वर्सन हो रही हैं, या फिर कोई बहुत खतरनाक स्पाइडर ने काटा है, तो फिर आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। जनरल वाइट वूंड केयर में क्या होता है कि मॉनिटर करना है कि साइन तो नहीं है इन्फेक्शन के, रेडनेस, स्वेलिंग, इंक्रीज पेन या पल्स वगैरह तो नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वूंड को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए, बैंडेजेस डेली चेंज करनी चाहिए, और पेन रिलीफ मेडिकेशन जो है वो लेनी चाहिए अगर ज़रूरत है। वुंड्स के केस में क्या करना चाहिए, यानी कि उसको हील हो सके, यानी कि हीलिंग के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो ब्लीडिंग को रोकना है। फिर उसके बाद ठंडे पानी से उसको क्या करना है, वूंड कर को क्लीन करना है। जो डेब्रिस जम जाती है, अगर उसमें कूड़ा वगैरह जम जाए तो वो फिर अंदर ही रह जाता है, या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना है, डेब्रिस को अच्छे से क्लीन करना है। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाना है और वूंड को कवर कर देना है प्रॉपरली बैंडेज से। फिर उसके बाद ये चेक करना है कि रेडनेस, स्वेलिंग ये सारी तो नहीं आ रही है, और ड्रेसिंग जो है टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। और इन केस इन्फेक्शन बढ़ जाए या फिर उसके स्वेलिंग वगैरह ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट एड क्या है, इज अ क्रूशियल स्किल दैट कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये एक स्किल है, कला है, जो कि मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में ना, आपने बहुत बार सुना होगा कि समुद्र के किनारे जब कोई डूब रहा होता है तो उसकी मतलब सांस ही नहीं आती उसे, और जब बचा भी लेते हैं तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे, उन्होंने सीपीआर देके जान बचाई। या फिर रास्ते में किसी को अटैक आ रहा था, उन्होंने सीपीआर देके जान बचाई। या फिर अस्थमा अटैक आ रहा था, तो ये फर्स्ट एड एक ऐसी नॉलेज है जो हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब चीज़ों को संभाल सकती है। It empowers individuals to respond confidently and effectively, providing immediate care and stabilization until medical professionals arrive. By knowing first aid techniques, we can save lives. क्या कर सकते हैं अगर हमें फर्स्ट एड टेक्निक्स आती होगी, अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होगी कि ये करना है, अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए तो ये करना है, तो हम जिंदगियां बचा सकते हैं, रिकवरी टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं, और डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि इनकेस किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हमें खुद को भी अच्छा लगेगा अगर हम उसकी मदद कर पाएंगे। Whether it's a minor scrape or a life-threatening situation,
First aid is an essential tool that can help us navigate unexpected medical emergencies with compassion and expertise. तो भले ही छोटी चोट हो या बड़ी चोट हो, लेकिन अगर हमें फर्स्ट एड की नॉलेज है तो उससे हम बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं. So we should prioritize learning first aid skills and be prepared to act with confidence and care in times of need. तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नॉलेज हो कि फर्स्ट एड किस तरीके से देना है, ताकि वो स्किलफुल बन पाएँ और इन टाइम्स ऑफ नीड जब किसी को ज़रूरत हो तो कॉन्फिडेंटली उनकी मदद कर पाएँ. सो आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़.